हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री जी फार्मा नोट्स पर। तो हम इसका पढ़ रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर पैकेजिंग मटेरियल। तो हमने इसका टाइप्स एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया कल पढ़ लिया था और आज हम इसके ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज द पैकेजिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, उनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिस किसी ने इसका ये पहला पार्ट नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो जरूर उस पर जाकर देख ले। सबसे पहले ये पहली वीडियो देखे, फिर उसके बाद ये देखे। एंड इसका चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, उसे आप लिंक चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग मटेरियल। क्या होता है पैकेजिंग मटेरियल? पैकेजिंग मटेरियल हमारे काय में यूज किए जाते हैं? पैकेजिंग मटेरियल हमारी मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, वो डैमेज ना हो, उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे। इसलिए हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, पैक करते हैं, है ना। पैकेजिंग मटेरियल इज द मटेरियल यूज फॉर पैकिंग मेडिसिन टू प्रोटेक्ट देम एंड मेक देयर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इजी। यानी कि मेडिसिन को प्रोटेक्ट करते हैं और जब वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो प्रोडक्ट हमारा डैमेज ना हो, तो पैकेजिंग हमें अच्छे से करनी पड़ती है और हैंडलिंग में इजी रहे। इसलिए हम पैकेजिंग मटेरियल, हमें कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है उसको देख के ही हमने सेलेक्ट किया जाता है। वो हम कल पढ़ चुके थे, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। और जैसे वीडियो को रोक रोक कर नोट्स बना सकते हो, या फिर जिसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बस आपको मैसेज, अपना नंबर मैसेज करना है और लिखना है कौन सी चैप्टर का नोट्स चाहिए, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ग्लास कितने टाइप के होते हैं? ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड रबर्स। तो ग्लास ऐसा पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। तो जैसे कि हमने देखा होगा, एम्प्यूल्स, वायल्स, बॉटल ग्लास की होती है, जिसमें इंजेक्शन वगैरह आदि में भरे होते हैं। एम्प्यूल्स, वायल्स होते हैं ना, वो ग्लास के होते हैं। प्लास्टिक जैसे ट्यूब्स, बॉटल्स। मेटल जैसे, मेटल की क्या बनी होती है, निडल। रबर का क्या होता है, क्लोज। जैसे बॉटल के ऊपर वो लगा होता है, रबर तो क्या होता है, वो क्लोजर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो काइन का बना हुआ होता है क्लोजर, रबर का। अब हम पढ़ते हैं ग्लास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे कॉमनली एज द पैकेजिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है, हमारा ग्लास यूज किया जाता है, क्योंकि एक सबसे अच्छा पैकेजिंग मटेरियल है ये ग्लास, ठीक। और ये किस चीज से बना हुआ होता है? इट इज मेड फ्रॉम सोडा एस यानी कि Na2CO3, सिलिकॉन, लाइमस्टोन एंड कलर यानी ब्रोकन ग्लास। इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, ये ग्लास मिलकर बना हुआ होता है। और फार्मास्यूटिकल ग्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिंक, बोरियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। क्या आती है एडवांटेज? ग्लास की क्या एडवांटेज होती है? ट्रांसपेरेंट होते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और गिलास जो मतलब उसमें मेडिसिन हमने पैक की है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हमारी मेडिसिन खराब नहीं होती, और किसी भी शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं, और अच्छा प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं मेडिसिन को। इम्प्रिमेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ये फ्रेगर होने के कारण आसानी से टूट जाते हैं, ये टूट बहुत जल्दी जाते हैं, जैसा भी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आराम से। हैवी होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और हैंडलिंग करते टाइम एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरा सा भी हाथ झटका कुछ भी हुआ तो गिरेगा तो टूट जाएगा, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है ग्लास की। टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास कितने टाइप्स के होते हैं? ग्लास जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 नॉन पेरेंटल ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास यानी कि टाइप 1 जो होता है सबसे अच्छा ग्लास होता है। ये लाइट और केमिकल के अच्छे हाई रेसिस्टेंस होते हैं। इंजेक्शन टेबल जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमारा ये बोरोसिलिकेट ग्लास ही हमारा यूज किया जाता है। सोडा लाइम ग्लास इनसे थोड़ा कम अच्छे होते हैं, लेकिन ये भी हमारे
एज अ पैरेंटल प्रिपरेशन, एसिटिक पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए जैसे हमारा आईवी फ्लूइड्स हो गए उनको लिए यूज़ किए जाते हैं। सोडालाइन ग्लास ये हमारे जो नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए हमारे यूज़ नहीं किए जाते। जैसे सॉलिड मेडिकामेंट आदि रखने के लिए इनका यूज़ किया था। अब ये आते हैं नॉन पैरेंटल, ये इन सबसे तो बहुत कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि इनका सिर्फ मोस्टली यूज़ होता है कि ओरल और टॉपिकल मेडिसिन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरेंट वगैरह रखने के लिए हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, हाई रेसिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल। हीट और केमिकल के हाई रेसिस्टेंस होते हैं, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और किससे बने हुए होते हैं? बोरोन ट्राईऑक्साइड एंड सिलिकॉन से बने होते हैं। एग्जाम्पल जैसे एम्प्यूल्स, इंजेक्शन एंड बाइल्स। ये जो होता है कई बार आ जाता है एग्जाम में इसका टाइप्स ऑफ ग्लास, तो इसे जरूर याद कर लेना। टाइप 2 आ जाता है ट्रीटेड सोडालाइन ग्लास, इसे सोडालाइन द्वारा बनाया जाता है। ये किसके लिए सुटेबल होते हैं? न्यूट्रल एंड एसिडिक प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आईवी फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा रखने के लिए हमारे सेकेंड टाइप के ग्लास हमारे यूज किए जाते हैं। टाइप 3 आ जाता है सोडालाइन ग्लास, ये जो होते हैं नॉर्मल ग्लास होते हैं, लेकिन इनके 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? लेस रेसिस्टेंस होता है इनमें। पेरेंटल के लिए हमारे यूज नहीं होते, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, सॉलिड मेडिकामेंट रखने के लिए। टाइप 4 आ जाता है नॉन पेरेंटल ग्लास, ये मोस्टली हमारे इन सबसे तो कम क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी कमी होती है, इन तीनों क्वालिटी से। तो ये ओरल या फिर टॉपिकल प्रिपरेशन रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसे जरूर देख लेना, इसका आ ही जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये पूरा इतना ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी हमारा एज द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए एज द पैकेजिंग मटेरियल हमारा यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट के सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं और इनमें कुछ हमारे एडिटिव्स भी ऐड होते हैं। कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं? जैसे लुब्रिकेंट, कलर्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीस्टैटिक एजेंट, ये सब होते हैं ना। कलर्स, प्लास्टिक कलरफुल भी तो है ना, तो उनके लिए कलर भी डाला जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? होते हैं अनब्रेकेबल होते हैं, अगर गिर जाए तो एकदम टूटता नहीं है। लाइट वेट होता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता है। गिलास से तो काफी लाइट वेट होता है इनका। डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी लो होती है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज करना भी इजी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक, एंड ये मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि वो सी मेडिसिन हमने रखी प्लास्टिक के कंटेनर में, तो वो क्या प्लास्टिक होती है उससे रिएक्ट कर जाती है, तो मेडिसिन खराब हो जाती है। ये केमिकल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। कभी कभी जैसे मान लो हमने व्हाइट कलर के प्लास्टिक के बॉक्स में कोई हमने मेडिसिन रख दी, कोई भी प्रोडक्ट रख दिया, तो वो उसका कलर, उस पर मान लो येलो कलर का प्रोडक्ट रखा या मेडिसिन हमने रखी, तो वो येलो आ जाता है ना उस पर कलर, तो वो क्या कर लेता है? उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते अच्छे से। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। अब आते हैं प्लास्टिक जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक्स। सीधा यहां से समझते हैं कि इन्हें थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, अगर हम इन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर ये ठंडे होंगे तो वापिस से क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है? हीट करने पर ये मेल्ट नहीं होते, ना ही इनकी शेप बदलती है। ठीक, इसमें अब यहाँ देखते हैं कि हीट देने पर सॉफ्ट या ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये मेल्ट नहीं होंगे। ये कूल करने पर हार्ड हो जाएंगे। इनको बार बार रिसेप्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इन्हें बाद में किसी भी शेप में हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आ जाएगा नायलॉन। क्रॉस लिंकिंग कम या बिल्कुल नहीं इनमें होती है। ये हीट देने पर फ्लेक्सिबल हो जाते लेकिन मेल्ट नहीं होते, बट फ्लूइड में कन्वर्ट नहीं होते, दोबारा रिशेप नहीं किया जा सकता। जैसे फिनोल फार्मल्डिहाइड हो गया, मेलामाइन फार्मल्डिहाइड हो गया। और इनकी क्रॉस लिंकिंग जो होती है ज्यादा होती है। वही जैसे कि हीट किया सॉफ्ट हो गए, कूल किया हार्ड हो गए, लेकिन ये हीट किया मेल्ट नहीं होंगे। जब मेल्ट नहीं होंगे तो शेप ही नहीं बदलेगी।
अब इसमें प्लास्टिक में कुछ हमारे मोस्ट कॉमन पॉलीमर्स भी हमारे यूज किए जाते हैं बनाने में। कौन कौन से पॉलीमर्स हमारे यूज किए जाते हैं? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड, पॉलीमिथाइल मेथोएक्राइलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेनाइलीन। ये जो होता है एग्जाम में आ जाता है कौन कौन से पॉलीमर्स हमारे उसमें प्लास्टिक्स में हमारे यूज किए जाते हैं 1 मार्क्स में। अब होता है हमारा मेटल पैकेजिंग। मेटल क्या होता है? मेटल भी हमारा एज अ पैकेजिंग हमारे यूज किया जाता है। मेटल पैकेजिंग क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग होती है एंड वर्सेटाइल पैकेजिंग मटेरियल माना होता है ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। जैसे एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, थिन प्लेट एज द पैकेजिंग मटेरियल हमारे ये यूज किए जाते हैं कंटेनर को बनाने के लिए। इनका मेनली यूज जो होता है नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए हमारा यूज किया जाता है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया। पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए इनका यूज नहीं किया जाता। पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए मोस्ट कॉमनली जो होता है हमारा ग्लास ही यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं? प्रोडक्ट के क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। मॉइस्चर, ग्लास मॉइस्चर, लाइट एंड गैस से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और लीक प्रूफ पैकेजिंग प्रोवाइड कराते हैं कि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें। ग्लास से लाइट वेट होता है इनका, प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी? मेटल में जंग लग सकता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी सभी ने देखा होगा कि वो धातु पड़ी उसमें क्या लग गया? जंग लग गया। तो जंग लग गया तो वो क्या होगी? खराब होगी। तो जंग लग सकता है। एक्सपेंसिव होते हैं और ये केमिकल या फिर उसमें जो कंटेनर में ड्रग रखी है मेटल के उससे रिएक्ट कर जाते हैं। कि जैसे कौन कौन से मेटल्स हो गए? जैसे थिन, एल्यूमिनियम, लेड, टिन यानी कि ये क्या होते हैं? केमिकल इनर्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। ये कोई क्या होते हैं ना, ड्रग के साथ रिएक्शन नहीं करते, नॉट इनर्ट, केमिकली इनर्ट होते हैं। जैसे एरोसॉल कैन बनाने में यूज किए जाते हैं, ये ना, नॉन रिएक्शन प्लस नॉन इनर्ट। फिर आता है एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाते हैं। जब उनका प्रोटेक्शन हो गया तो उनकी सेल्फ लाइफ क्या हो गई? बढ़ गई। कंटामिनेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहा। लेट इनमें क्या, फूड या फिर मेडिसिन को इंटरनल पैकेजिंग में यूज नहीं करते इनका। क्यों नहीं यूज करते हैं मेडिसिन या फिर फूड्स की पैकेजिंग में? क्योंकि इसमें पॉइजन का रिस्क होता है। पेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इन सब को रखने के लिए इनका यूज किया जाता है, क्योंकि लेड क्या होता है? पॉइजनस हो जाता है, इसलिए इसका फूड्स में यूज नहीं करते। फिर इसके बाद आता है रबर पैकेजिंग। रबर भी एज द पैकेजिंग मटेरियल हमारा यूज किया जाता है। रबर इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक मटेरियल मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। यानी कि रबर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और आइसोप्रीन की लॉन्ग चेन के इलास्टिक से हमारा बना हुआ होता है। इट इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग मटेरियल को बनाने में यूज किया जाता है। और रबर में क्या क्या होता है? हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, मिसलिनियस सब्सटेंस जैसे कि रेजिन, पैराफिन, वैक्स, ये सब होते हैं। इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्डनेस, इलास्टिसिटी अच्छी होती है, वैक्यूम रेटिनेशन, टेंडेंसी ऑफ फ्रेगमेंट। फिर आता है इसकी कैटेगरी ऑफ रबर। रबर कितने टाइप्स की होती है? नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर कौन सी होती है? ये जो होते हैं रबर का ट्री होता है ना, उससे प्राप्त होती है। और रबर के ट्री से क्या बनाया जाता है? लैटेक्स। और इनमें इलास्टिसिटी ऐसे खींचने वाली जो होती है, मानी इलास्टिसिटी की होती है, काफी अच्छी होती है नेचुरल रबर में। ये किस लिए हमारे यूज होती है? सुटेबल फॉर मल्टीपल यूज ऑफ क्लोजर फॉर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट। आपने इसमें हमारा ये जो हमारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उसमें बार बार निडल से इंसर्ट करने के लिए से एक बार लिया ड्रग, दूसरी बार ली, तो उनमें हमारी यूज की जाती है ये। फिर आता है हमारा सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होते हैं? ये हमारे लैब में आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर की जाती है। ये अधिक स्ट्रॉन्ग एंड केमिकल रेजिस्टेंस होती है। नेचुरल रबर के अकॉर्डिंग सिंथेटिक रबर में केमिकल रेजिस्टेंस अधिक होता है और ये क्या होती है? एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि आ गया पॉलीक्लोरोप्रीन और पॉलीब्यूटाडाइन। क्या होते हैं? सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स याद रखना। कभी कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं कि सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल्स दो।
एडवांटेज क्या होते हैं इनके रबड़ के? हाई इलास्टिसिटी होती है, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और रबर डज नॉट डिटोरिएट विद एज, यानी कि डिटोरिएट नहीं होती टाइम के साथ साथ। रबर एक्ट एज ए सेल्फ सील टू कंटेनर, अनब्रोकेबल होती है। डिसएडवांटेज क्या होती है? लॉन्ग टाइम तक धूप या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है सिंथेटिक रबर की कॉस्टली होती है। नेचुरल रबर का केमिकल रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये क्या हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जो कुछ समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, बेल आइकन को दबाना। और कल हम इसका पढ़ेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन सा है हमारा? फार्मास्यूटिकल एड्स। तो आज के हम वीडियो में यही पे रोकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड सो कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।